बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। दिस इज़ मी तैमूर और आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। नस्ट NET 2 2025 के फेब के अंदर जो होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, उसकी प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों को ये सीरीज़ शुरू करवाई हुई है, जिसमें मैंने बेस बनाया हुआ है नस्ट NET 1 2024 में जो हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था 30 नवंबर और ये चला था 12 दिसंबर तक। तो इस दौरान जितने एनिटीज हुए थे, एक तो वो तमाम MCQs हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किए हुए, आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए, जाके उसको लाजमी तौर पे देखें। उसमें डे वाइज 30 नवंबर, फिर ये वाला आगे आ जाता है वो आ गया 1 दिसंबर, सेकंड, थर्ड, तो अप टू सोन इसी तरह करके जितने भी ये आगे चलते गए एनिटीज, तो उन तमाम MCQs को डे वाइज हम लोगों ने उधर किया हुआ है, सॉल्व MCQs को डिस्कस किया हुआ है, सोल्यूशन करवाया हुआ है। तो अब इस सीरीज के अंदर मैं क्या नया लेके आ रहा हूँ, इस पूरी सीरीज के अंदर मैं उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जिनमें से NET 1 2024 के MCQs आए थे। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? अगर तो भाई आप वो नस्ट NET 1 के तमाम MCQs को करके चले जाओ, NET के पास पेपर को करके चले जाओ, तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके NET कवर नहीं होगा। कब कवर होगा? तब कवर होगा जब NET के पास पेपर के MCQ सारे करो, और फिर वो जिन टॉपिक्स में से आए उन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट भी लेके जाओ, उन टॉपिक्स का आपको नो हाउ भी हो कि इनमें से क्या क्या वेरिएशन आ सकती हैं। क्योंकि थिंग इज कि हर आप लोगों के NET में नई अपडेशंस आई होती हैं MCQs को लेके। कोई ऐसा नहीं है नस के पास एक ही क्वेश्चन बैंक है, बार बार रिपीट करेगा, नेवर। अपडेट चीजें होती हैं, तो अपडेट होती हैं तभी तो इतना ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ना। एक सीरीज अलग बनाई जिसमें MCQs डिस्कस करवाई, ये अलग है। नस के ऊपर NET की एंड गेम अलग अपलोड की हुई है, मैथ की, फिजिक्स की, इस तरह आप लोगों के इंग्लिश वगैरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो इतना एफर्ट्स क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर NET दूसरे से अपडेटेड क्वेश्चंस लेके आता है। कोई डिफिकल्टी लेवल हार्ड नहीं होता, डिफिकल्टी लेवल उसका सेम ही होगा NET 1 2 3 4 का। तो थिंग इसके हमारे पास MCQs आपको नए देखने को मिलेंगे। अब पहले एक टॉपिक में कोई और एक MCQs आए, जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका मैथ का है, तो उसमें पहले उसने कहीं और वे से पूछा, अब किसी और वे से पूछ सकता है। फिजिक्स के अंदर किसी और वे से एक टॉपिक में से पूछा है, अब कई वेज होते हैं ना, तो वहां पे थिंग इज कि आपको उन टॉपिक्स का भी नो हाउ होना चाहिए। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप डियर स्टूडेंट्स अपने नस्ट के NET 2 की एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का ये ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। अब ये ऑनलाइन प्रीमियम सेशन आपको मिलेगा जस्ट 6,000 के अंदर, और ये 6,000 आप लोगों ने वन टाइम पे करना है, कोई ये मंथली फी नहीं है। जस्ट आप लोगों ने वन टाइम इसको पे करना है। वन टाइम पे करेंगे तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? वैलिडिटी होगी लाइफ टाइम। वैलिडिटी इसकी होगी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों की ये फी वैलिड रहेगी। इसमें मिलेगा क्या क्या आप लोगों को? इसमें मिलेगा आप लोगों को डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, ठीक है, जो कि हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल बंदा आपको पढ़ाएगा। फिजिक्स है, मैथ है, आप लोगों की इंग्लिश है। इसके बाद आप लोगों के ये पूरा वीक क्लासेस चलती हैं, 6 दिन क्लासेस चलती हैं, एक दिन आप लोगों का टेस्ट होता है। इसके बाद आप लोग अगर डेली लाइव क्लास नहीं ले सकते, अगर कोई मिस होती है, रिकमेंडेड यही होता है कि डेली क्लास लाइव लेनी होती है। अगर नहीं ले सकते तो पूरा रिकॉर्डेड सेशन, यानी आज की डेट के अंदर आप लोगों ने अगर एनरोलमेंट ली, तो आज की डेट के अंदर ही आप लोगों को तमाम रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा, जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा, फिजिक्स का, मैथ का, कंप्यूटर केमिस्ट्री का, बेसिक मैथ, एनालिटिकल, क्योंकि हम पूरा रिकॉर्डेड सेशन देते हैं ना। सिर्फ नस्ट के अंदर फिजिक्स मैथ इंग्लिश है ना, सिर्फ वही थोड़ी देंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज का भी तो देंगे ना, ताकि बाकी ऑप्शन भी अपने पास रिजर्व करो। तो रिकॉर्डेड सेशन आज ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को तमाम लेक्चर्स के जो PDF नोट्स होते हैं, जो तमाम आप लोगों के चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं, जो वर्कशीट होती हैं, ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे भी दी जाती हैं। लेकिन लाइव क्लास की बात करना चाहे तो ये रिकॉर्डेड तो दे दिया ना, लाइव क्लास डेली चलेगी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोफेशनल बंदा पढ़ाएगा। हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज खत्म किया जाता है, टॉपिक वाइज डिटेल में एक पूरा चैप्टर आप लोगों को खत्म करवाया जाता है। जैसे ही वो टॉपिक वाइज आप लोगों के करते करते चैप्टर खत्म होता है, साथ साथ टॉपिक वाइज MCQs करवाए जाते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। फिर उसके बाद आप लोगों का जब चैप्टर खत्म हुआ, तो उसका एक अच्छा सा टेस्ट लिया जाता है जो आप लोगों का रेलिवेंट होता है। उसके बाद आप लोगों को वर्कशीट दी जाती है, फिर उस टेस्ट को और वर्कशीट का लाइव क्लास में डिस्कशन करवाया जाता है। तो इस तरह आप लोगों का 2 मंथ्स के अंदर हम पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हैं। 2 महीने में सिलेबस खत्म करवा देता है, ये नहीं है 5 6 महीने आप लोगों का सिलेबस ही लटका लटका के बच्चा भी परेशान आवाजार हो जाता है, ऐसा नहीं है। 2 महीने में बड़ा हमारा ये शॉर्ट सा टाइम पीरियड है, 2 महीने, और ये 2 महीने अच्छा कोई इतना ज्यादा भी शॉर्ट नहीं है।
शॉर्ट नहीं है, लेकिन 2 महीने में फुली प्रिपेयर करवा देते हैं। उसके बाद हमारा जब सिलेबस 2 महीने में अपने बच्चों को खत्म करवाया, दूसरे नंबर पे हमारी रिवीजन फेज शुरू हो जाती है, जिसमें क्वार्टर बुक, चैप्टर वाइज हाफ बुक, फुल बुक, और 11 12 फिजिक्स, 11 12 मैथ, पूरी इंग्लिश, इस तरह की तमाम रिवीजन होती हैं। बड़ी डरा देने वाली रिवीजन होती हैं, जिनको कोई एक माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि इस तरह की रिवीजन भी हो सकती हैं। तो इतनी कंप्रीहेंसिवली आप लोगों की रिवीजन सेशन लगाया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोगों का एक टेस्ट सेशन होता है, और इन तमाम फेजेस से गुजरने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू पीपल विल बी फुली प्रिपेयर फॉर योर एनईटी। आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाते हो। और इन तमाम फेजेस की अलग अलग फी नहीं है, जस्ट ये 6,000 के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। जस्ट 6,000 के अंदर ये तमाम फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, वन टाइम पे करना है, और ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा है 0304 0 666 000। इस नंबर को पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से सेव कर लें, और इसी नंबर के ऊपर आप लोगों को एनरोलमेंट मिलेगी। व्हाट्सएप पे डिटेल आप लोगों को भेज दी जाएंगी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऊपर मेंशन की हुई हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी एक हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर, कोई अलग अलग फी नहीं देनी पड़ती, जस्ट 6,000। और आप लोगों की इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप लोगों को डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। बात हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास जो चैप्टर है जिसको हमने अब डिस्कस करना है, कौन कौन से चैप्टर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 और 17 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 16 को, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड है। हमेशा से एनईटी में बड़ा फेवरेट टॉपिक ये समझा जाता रहा है। अब ए से हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसका हमारे पास जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ये वाला, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब जो इसको एसी करंट बोला जाता है। अब डीसी क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी सिंगल होती है। ये डीसी हमारे पास, ये हमारे पास डीसी है, ये हमारे पास डीसी है, जिसकी सेम पोलैरिटी होती है, याद रख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जिसकी सिंगल पोलैरिटी है वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो ये कैपेसिटर के लिए क्या होता है, ये कैपेसिटर के अंदर से पास नहीं कर सकता, कैपेसिटर में से सिर्फ एसी पास करता है। ये भी एक एमसीक्यूज पूछा गया था। अच्छा जी, अब इस एसी के अंदर हमारे पास कुछ बड़ी मजेदार चीजें आ जाती हैं, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवाना चाहता हूँ। जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बड़े फ्रेश होकर बैठा करें क्लास में। यहाँ पे देखो, अब इस एसी को हमने पास करवाना है 3 डिवाइसेस में से। सबसे पहले हम इसको पास करवाएंगे रजिस्टर में से। जब एसी को रजिस्टर में से पास करवाते हैं, तो याद रख लो, जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है वो क्या होते हैं, इन फेज। ये वोल्टेज और ये करंट होता है, तो दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे। ये पहला एमसीक्यूज याद रख लो। इसके बाद अगर एसी को पास करवाएंगे कैपेसिटर में से, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रख लेना, जब हम इसको कैपेसिटर में से पास करवाते, तो जो करंट है ये लीड करता, और जो वोल्टेज है ये हमारे पास से लैग करता है। और कितना फेज डिफरेंस आता है, बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2 रेडियन, और यू कैन से 90 डिग्री। सो वी विल से कि वेन एवर एसी विल पास थ्रू कैपेसिटर, करंट विल लीड and voltage will lag. You can say voltage will lag behind the current by the phase difference of pi/2. Whenever AC will pass through inductor, what will happen? Voltage will lead and current will lag by the phase difference of 90 degree, that is pi/2 radian. तो that was short MCQs, बहुत ही short से MCQs से और quick से ये MCQs से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है आर एल सी सीरीज सर्किट, और एक आ जाता है आर एल सी पैरेलल सर्किट। इनके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, जिसको हम रेजोनेंस फिनोमिना कहते हैं। अब याद रख लो, रेजोनेंस को जो फिनोमिना होता है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास से रेजोनेंस के ऊपर जो आर एल सी सीरीज सर्किट है, इसका पावर फैक्टर कितना होगा। तो पावर फैक्टर हमारे पास कितना होता है, दैट इज 1। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये 1 कैसे होगा, जरा देखिएगा। अब रेजोनेंस के ऊपर आपको पता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। और ओनली रेजोनेंस के ऊपर जो सर्किट होता है ये बिहेव करता है एज ए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिव बन जाता है सर्किट हमारा रेजोनेंस के ऊपर। और रेजिस्टिव के अंदर आप लोगों ने देखा है कि रेजिस्टिव के रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, जब एसी रेजिस्टेंस में से पास करती, तो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। अब इन फेज में एंगल 0 डिग्री बनता है, और ये जो पावर फैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोसाइन ऑफ 0 पुट करूंगा, तो पावर फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। तो याद रख लो, ये आरएलसी सीरीज सर्किट की हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, रेजोनेंस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक हमारे पास एफ एम आ जाता है और एक हमारे पास ए एम आ जाता है। ए एम और एफ एम में क्या डिफरेंस है, डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम पहले वाली प्लेलिस्ट में करवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब उन्हीं एमसीक्यूज को मैं बार बार रिपीट करता रहूं, बार बार बताता रहूं, ये भी एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज, ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए उन्हीं एमसीक्यूज, वो जिन टॉपिक्स में से आए हैं उन्हीं को बेस बना के उन्हीं टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ना, ताकि नेक्स्ट अगर इन टॉपिक्स में से आए तो अब गलत ना हो। अब देखो, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर याद रख लो, जो फ्रीक्वेंसी है
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट है। और एफएम के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी, जबकि जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास चैप्टर 16 के अंदर से कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आर एम एस का रिलेशन होता है, वी आर एम एस, जो कि इक्वल होता है वी नॉट इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और एक हमारे पास होता है v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा के। अब इस रिलेशन को अगर आप लोग देखोगे ना, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन इंटू थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट किया जा सकता है, और ओमेगा की जगह पे आप लोग 2 पाई एफ टी पुट कर सकते हो। तो ये 2 पाई एफ आप लोगों ने पुट किया इंटू टी आ गया, या इसकी जगह पे वी नॉट इंटू साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, जो कि टाइम पीरियड के लिए होता है। तो ये तीनों रिलेशंस आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, और ये पेरेंट रिलेशन है नंबर 4 वाला। अब यहाँ पे कंपैरिजन आप लोगों को दे दिया जाता है, और इसके बाद हमारे पास वी आर एम एस का एक और रिलेशन होता है, दैट इज वी नॉट अपॉन 2 स्क्वायर रूट। तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। और 2 स्क्वायर रूट 1.41 के इक्वल, अगर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो ये 0.7 के इक्वल आएगा। तो वी आर एम एस का ये रिलेशन भी बन जाता है 0.7 इंटू वी नॉट। तो यहाँ पे पीक वैल्यू दी हो तो वी आर एम एस निकाल सकते हैं। सेम गोज फॉर करंट, करंट के लिए भी यही हमारे पास होगा 0.7 इंटू आई नॉट। तो ये आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास इसके अंदर एसी जनरेटर आ जाता है। तो याद रख लो, जनरेटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जनरेटर ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये मेरा यहाँ पे टारगेट है, आपको कोर कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल एक हैंडसम सा लेक्चर देना जिसको आप लोग क्विक देख के आप लोगों को काफी नो हाउ हो जाए। अब यहाँ पे देखो ना, अगर इस पूरे चैप्टर को मैं अगर पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसको कम से कम भी 2 से 2.5-3 घंटे हमारे पास लग जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर टाइटल दिया हुआ है NET 1 MCQ सोल्यूशन, यानी NET 1 जिन टॉपिक्स में से आया हुआ था वो यहाँ पे मैक्सिमम मैं कवर करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस जितने हमारे पास NETs हुए हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। AC जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में के अंदर हम कन्वर्जन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 17। अब डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास, ये किसके बारे में आ जाता है, ये फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में है। अब फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में हमारे पास पहला ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि जब किसी भी सॉलिड को हीट अप किया जाता है तो ये पहले क्या होता है, ये पहले इनिशियली रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ निकलती हैं वो किस रीजन में जाती हैं, जहां पे वेवलेंथ मैच करती हैं रेड के साथ। इसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक हमारे पास स्ट्रेस होती है और एक हमारे पास स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेस की ये डेफिनेशन क्या है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको मैं टोटली रॉन्ग कंसिडर करूंगा। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल इसकी मैथमेटिकल रिलेशन को डिस्क्राइब किया ना, तो रिलेशन इसका एफ अपॉन ए फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। स्ट्रेस बेसिकली है कि कोई एक मटेरियल कितनी ज्यादा फोर्स को बियर कर सकता है जब आप उसके यूनिट एरिया पे फोर्स लगाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रबर है और साथ में हमारे पास स्टील है, तो किसकी हमारे पास, अगर मैं पूछता हूं इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो स्टील की इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी और ये स्ट्रेस को ज्यादा बियर कर सकता है। तो हाउ मच एनी मटेरियल कैन बियर स्ट्रेस, और इट कैन बियर फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट विल बी टर्म्ड एज स्ट्रेस, जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और स्ट्रेन को हम यहाँ पे ई के साथ इस तरह शो किया जाता है। और ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तीन तरह की ये हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास हो सकती हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जो कि कंप्रेशन भी हमारे पास हो सकती है और टेंसाइल भी हो सकती है। टेंसाइल होगी जब हमारे पास लेंथ में इंक्रीज ही आता है, और एक हमारे पास कंप्रेशन होगी जब लेंथ में डिक्रीज हो जाती है लेंथ। इसके बाद एक वॉल्यूमेट्रिक और एक शेयर स्ट्रेस है। सेम गोज फॉर स्ट्रेन। स्ट्रेन होती क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। याद रख लो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी चीज की डायमेंशन हो और यूनिट ना हो? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। कैसे? हमारे पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, उसको हम रेडियन या डिग्री में मेजर करते हैं, बट इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि यूनिट हो सकता है, डायमेंशन ना हो, ये चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायमेंशन है और यूनिट नहीं है, ऐसा इंपॉसिबल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डियर स्टूडेंट्स आ जाता है, जो कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होती है। अब हमारे पास स्ट्रेस अगर तो होगी टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल
टेंसाइल स्ट्रेन तो ये यंग्स मॉडुलस है। अगर तो होगी वॉल्यूमेट्रिक अपॉन वॉल्यूमेट्रिक तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस होगी। और अगर शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन है तो ये शेयर मॉडुलस होगा, जिसको ईटा से डिनोट किया जाता है, याद रख लो, या जी से भी डिनोट किया जाता है, या थीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो याद रख लो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और इन सब के यूनिट सेम होते हैं जो कि हमारे पास इसके स्ट्रेस के होते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी ऐसा वर्क डन होता है जो किसी भी बॉडी को डीफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है, और वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। इसके बाद हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप आ जाता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, डायामैग्नेटिक भी और फेरोमैग्नेटिक भी। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन और सर्कुलर मोशन ऐसे ओवरलैप करते हैं कि एटम हमारे पास एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एटम का कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, और फेरो के अंदर एटम एक पूरा जियांट सा मैग्नेट बन जाता है, एक बड़ा सा मैग्नेट बन जाता है। इसमें नो मैग्नेट, और इसके अंदर टाइनी मैग्नेट बन जाता है। तो ये आप लोगों ने डिफरेंसेस भी याद रख लेने हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 का एक क्विक रिवीजन था कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज अभी आप लोगों के नेक्स्ट एनईटी 2 के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब ये एनईटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनईटी के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि मोर इलास्टिक कौन होगा, रबर या स्टील? तो याद रख लो मोर इलास्टिक कौन होगा, दैट विल बी स्टील। एक ये एमसीक्यूज याद रख लो। इसके बाद याद रखना है जब किसी भी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले इसका कलर कौन सा बनेगा? रेड सा कलर होगा। और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इसका नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसके बाद स्ट्रेस का यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं जो कि यंग्स मॉडुलस या बल्क या शेयर मॉडुलस हैं, यानी इलास्टिसिटी मॉडुलस के जो यूनिट हैं वही सेम हमारे पास स्ट्रेस के यूनिट होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स अबाउट योर चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17। मैं अगेन बताऊंगा कि इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं चैप्टर 16 17 के, वो मैं ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को करवा चुके हैं प्ले लिस्ट के अंदर। इसके अंदर मैं टॉपिक्स का क्विक रिवीजन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का नेक्स्ट एनईटी 2 जो कि 2025 के फेब में हो रहा है बहुत अच्छा हो जाएगा। इन तमाम लेक्चर्स को भी सुनते जाएं, इनसे भी फायदा उठाएं। और हाँ, अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो, आप लोगों की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 0304066600। इस पे कांटेक्ट करके आप हमारे पेड सेशन के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। जस्ट 6000 वन टाइम पे करना है और आप लोगों को इंशाल्लाह फुली प्रिपेयर करवा देंगे आपके नेक्स्ट एनईटी 2 3 4 के लिए, और इसके साथ बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए भी इंशाल्लाह पूरी आप लोगों को प्रिपरेशंस करवा देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर एक नए कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।